क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 215 हत्यारा। गोल्डन टिकट बोनस 2-5। चंद्रमा का अपना खंजर उसकी पकड़ में आ गया। हत्यारे का जहरीला खंजर चंद्रमा के सादे खंजर से धातु पर धातु की तेज आवाज के साथ मिला और रुक गया। हत्यारे की आंखें उसके हुड के पीछे फैल गईं, क्योंकि उसकी पूरी ताकत से किए गए वार को एक बेहद कमजोर प्रतिद्वंद्वी द्वारा लापरवाही से मोड़ दिया गया था। उसकी बाह वास्तव में प्रभाव से कांप उठी। झटका उसके कंधे से होकर ऊपर चला गया। क्या? विचार पूरा होने से पहले ही चंद्रमा का जवाबी हमला हो गया। उसके खंजर की दिशा उलट गई। ब्लेड हत्यारे की कलाई की ओर कट गया। यह आंदोलन सरल था। इसमें किसी सच्चे गुरु की उत्कर्षता का अभाव था, लेकिन इसे भारी शारीरिक शक्ति का समर्थन प्राप्त था। हत्यारा बमुश्किल अपने हाथ को समय पर वापस झटका देने में कामयाब रहा। मून के ब्लेड की नोक उसकी आस्तीन के कपड़े को काटने के लिए काफी करीब से गुजर गई। वे पुनर्मूल्यांकन करते हुए कुछ कदमों से अलग हो गए। हत्यारे के दिमाग में घूम गया, उसकी तकनीक सबसे अच्छी है, लेकिन उनकी ताकत, उनकी गति, वे एक ए रैंक के भी पास होने से कहीं अधिक हैं। उन्होंने अप्रत्याशित शारीरिक असमानता की भरपाई के लिए अपने बेहतर खंजर कौशल पर भरोसा करते हुए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। हत्या का वर्षों का अनुभव, अभ्यास और वास्तविक युद्ध के माध्यम से सिद्ध की गई अनगिनत तकनीकें, यही उसका लाभ होगा। हत्यारे ने चंद्रमा को भ्रमित करने और उस पर हावी होने के लिए उसके खंजर को हवा में घुमाते हुए दिखावे और हमलों का एक जटिल क्रम शुरू किया। उच्च, निम्न, जोर / प्रत्येक गति अगले में प्रवाहित होती है। चंद्रमा ने उन सभी को अवरुद्ध कर दिया। बजना, बजना, बजना। ब्लेडों का आदान प्रदान तेज हो गया, जिससे खामोश कमरा ऐसी आवाजों से भर गया जिसे बाहर कोई नहीं सुन सका। हत्यारा अपने पास मौजूद हर चीज दे रहा था, हर तकनीक, हर चाल, वर्षों के काम से अर्जित कौशल का हर औंस। चंद्रमा बस अधिक मजबूत था और तेज, बेहतर। यह एक कुशल तलवारबाज को भालू से द्वंद्वयुद्ध करते हुए देखने जैसा था। मास्टर के पास बेहतर तकनीक, बेहतर रूप, अधिक सुंदर चालें हो सकती हैं, लेकिन भालू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यह इतना मजबूत, बहुत कठिन और अपने कौशल में इतना जबरदस्त था कि केवल तकनीक ही अंतर को पाट नहीं सकती थी। हत्यारे की सांसें फूलने लगीं। उसके हुड के नीचे पसीना टपक रहा था। किसी लोहे की मूर्ति पर प्रहार के लगातार कंपन से उसकी भुजाएं दर्द करने लगीं। चांद की सांसें स्थिर रहीं, उसकी अभिव्यक्ति उब गई। बस इतना ही, चंद्रमा ने पूछा। उसकी आवाज में सच्ची जिज्ञासा थी। मुझे ए रैंक हत्यारे से अधिक उम्मीद थी। शब्दों ने जोर से प्रहार किया। हत्यारे की हरकतों में हताशा झलक रही थी। उसने पूरी ताकत से हमला करने की प्रतिबद्धता जताई, अपनी शक्ति का हर औंस चंद्रमा के हृदय पर लक्षित एक ही प्रहार में लगा दिया और उस रक्षा को भेदने पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चंद्रमा ने भी चकमा नहीं दिया। उसने बस अपना वजन थोड़ा सा बढ़ाया, ब्लेड को अपने शरीर से कुछ मिलीमीटर आगे खिसकने दिया और अपनी कोहनी को कुचलने वाले बल के साथ हत्यारे की विस्तारित बाह में डाल दिया। दरार। कमरे में हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। हत्यारे की चीख को शांत करने वाले रून ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। कमरे की सीमाओं से बाहर निकलने वाली कोई फुसफुसाहट नहीं। उसकी खंजर नर्वस उंगलियों से फर्श पर गड़गड़ा रही थी। उसका हाथ एक अप्राकृतिक कोण पर लटका हुआ था, जो अत्यधिक प्रभाव के कारण कई स्थानों पर टूट गया था। इससे पहले कि वह चोट का इलाज कर पाता, मून के पैर ने उसके पैर को उसके नीचे से हटा दिया। हत्यारे ने फर्श पर जोर से प्रहार किया। उसकी सांसें उसके फेफड़ों से बाहर चली गईं। मून का बूट उसकी छाती पर आ गिरा, जिससे वह अपनी जगह पर टिक गया।
दबाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन इतना नहीं कि उसकी छाती में धंस जाए। अब तो मून ने अक्षम हत्यारे की ओर उसी तटस्थ भाव से देखते हुए कहा जो उसने पूरी एकतरफा लड़ाई के दौरान धारण किया था। आइए इसे फिर से आजमाएं। तुम्हें किसने भेजा है? और तुमने क्यों सोचा कि मुझ पर हमला करना एक अच्छा विचार था? हत्यारा मून के बूट के नीचे से हाँफ रहा था। उसका टूटा हुआ हाथ बेकार तरीके से फर्श पर रगड़ रहा था। उसकी टूटी बाह से दर्द झलक रहा था। उसकी हार की गति से सदमा फैल रहा था। वह कई परिदृश्यों के लिए तैयार किया गया था। लक्ष्य का जवाबी हमला, अप्रत्याशित गार्ड, यहाँ तक कि लक्ष्य में छिपी हुई रक्षात्मक कलाकृतियां होने की संभावना भी। वह बंद कमरे में एसरैंकर से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं नहीं। हत्यारे ने बोलने की कोशिश की, उसकी आवाज कमजोर थी। मून ने अपनी छाती पर दबाव थोड़ा बढ़ा दिया, बस यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त था कि सहयोग हत्यारे के सर्वोत्तम हित में था। अपना समय लीजिए, चंद्रमा ने झूठे धैर्य के साथ कहा। उस साइलेंसिंग रून के समाप्त होने से पहले हमारे पास पर्याप्त समय है। और मैं इस बारे में बहुत उत्सुक हूं कि किसने सोचा था कि मेरे बाद तुम्हें भेजना एक सार्थक निवेश था। उसकी नजर टूटी बाह पर पड़ी, फिर हत्यारे के चेहरे पर। हालांकि मुझे लगने लगा है कि उन्होंने बहुत अच्छा निवेश नहीं किया। हत्यारे का बाकी हाथ नपुंसक क्रोध और दर्द से भिंच गया था। उसकी उंगलियां लकड़ी के शबोर्डों में बेकार ही गड़ रही थीं। लेकिन एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के नीचे दब जाने के कारण, जिसकी ताकत उससे कहीं अधिक थी, उसका हाथ टूटा हुआ था और कोई बैकअप भी नहीं था। उसके पास बहुत सीमित विकल्प थे। जिस ध्वनिरोधी कमरे को हत्यारे के लिए फायदेमंद माना जाता था, वह उसकी जेल बन गया था। हत्यारे ने एक तेज सांस ली क्योंकि मून ने उसकी छाती पर दबाव बढ़ाना जारी रखा, जिससे प्रत्येक सांस लेना और अधिक कठिन हो गया। चंद्रमा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने नए मूल्यांकन कौशल के साथ हत्यारे के उपकरणों को अधिक ध्यान से देखा। गियर की गुणवत्ता, कलाकृतियों का चयन, दृष्टिकोण, ये किसी संगठन या परिवार के लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति के उपकरण नहीं थे। वे पूरी तरह से अकेले काम करने वाले किसी व्यक्ति की संपत्ति थीं। तो आप बहिष्कृत हैं। हत्यारे ने जो कहा उसे सुनने के बाद चंद्रमा बुदबुदाया। यह समझ में आता है। वे तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को मुझसे लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। उसने शुरू में सोचा था कि शायद रिक्टर परिवार, जिसका दास अनुबंध प्रस्ताव उसने शहर में अस्वीकार कर दिया था, ने एक संदेश देने या अपमान का कोई छोटा बदला लेने के लिए एक हत्यारे को भेजा होगा। लेकिन इससे ज्यादा मतलब निकला। जाहिरा तौर पर जब वे बेस पर पहुंचे तो सेलीन ने काफी हंगामा मचाया था। उसकी स्तर 25 की आभा और गार्ड के साथ टकराव ने पूरे रॉकेट में ध्यान आकर्षित किया था। इलाके में छुपे अफसरों की तलाश में बैठे एक बहिष्कृत हत्यारे के लिए वह एकदम सही निशाना था, खासकर जब सेलीन ने उसे अकेला छोड़ दिया और नीली लड़की यारा के साथ चली गई। शक्तिशाली के चले जाने तक प्रतीक्षा करें। प्रतीत होता है कि कमजोर और बेहोश साथी पर हमला करें। सब कुछ मूल्यवान ले लो, किसी के ध्यान में आने से पहले ही गायब हो जाना। यह एक सरल तार्किक योजना थी। चंद्रमा के जागने के कारण यह विनाशकारी रूप से विफल हो गया था। अध्याय 216 एक और एसरैंकर। गोल्डन टिकट बोनस 3-5। पराजित हत्यारे को अपने बूट के नीचे दबाते हुए देखकर मून की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो मुझे बताओ, तुम अपने जीवन के लिए कितना भुगतान करने जा रहे हो? हत्यारे की आंखें अचानक आशा से फैल गईं। उसने सोचा कि वह निश्चित रूप से मर चुका है। बहिष्कृत लोगों को कोई सुरक्षा, कोई समर्थन, कोई कानूनी सहारा नहीं था। यदि चंद्रमा ने उसे यहां इस ध्वनिरोधी कमरे में मार दिया तो कोई परिणाम नहीं होगा। कोई जांच नहीं, कोई सजा नहीं। वास्तव में चंद्रमा को संभवतः समाज के लिए ज्ञात खतरे को खत्म करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन भुगतान के बारे में सवाल का मतलब था कि एक मौका था। यदि वह पर्याप्त पेशकश कर सके तो जीवित रहने की संभावना है। सब कुछ हत्यारा हाँफने लगा। उसकी आवाज दर्द और हताशा से कठोर हो गई। बस मुझे जाने दो।
मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो मेरे पास है। चंद्रमा की भौहें आश्चर्य से थोड़ी ऊपर उठ गईं। उसने अपेक्षा की थी कि हत्यारा जीवित रहने के लिए पर्याप्त संसाधनों को बनाए रखने की कोशिश करते हुए अपनी आधी संपत्ति या शायद विशिष्ट मूल्यवान वस्तुओं की पेशकश करेगा। यह सामान्य बातचीत थी। पीड़ित ने भुगतान की मांग की, हमलावर ने अपनी जान बचाते हुए नुकसान को कम करने की कोशिश की। लेकिन यह आदमी मोलभाव करने की कोशिश किए बिना ही सब कुछ पेश कर रहा था। या तो वह जीने के लिए असाधारण रूप से बेताब था, या वह बस यह समझता था कि जो व्यक्ति ए रैंक का हाथ आसानी से तोड़ सकता है, उसे बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं है। मून ने कहा, आपकी ईमानदारी ने मुझे छू लिया। हालांकि उनके स्वर में वास्तविक भावना के बजाय मनोरंजन का भाव झलक रहा था। उसने हत्यारे की छाती से अपना जूता उठाया और उस आदमी को हिलने की जगह देने के लिए पीछे हट गया। मुझे अपनी चीजें दे दो और मैं चला जाऊंगा। उसने फर्श पर अभी भी सक्रिय मुख कलाकृति की ओर इशारा किया। इसके अलावा मैं तुम्हें कलाकृतियां रखने दूंगा। यह मेरे लिए उपयोगी होने के लिए बहुत कमजोर है। आपकी दया के लिए धन्यवाद। हत्यारा अपने टूटे हुए हाथ को अपनी छाती पर रखकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने जल्दी से अपने काम करने वाले हाथ से अपने उपकरण निकालना शुरू कर दिया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। सबसे पहले कवच उतरा, सभ्य बी रैंक गुणवत्ता वाला सुरक्षात्मक गियर जो बुनियादी रक्षात्मक रनों से मंत्रमुग्ध था। फिर उसके हथियार, वह जहरीला खंजर जिससे उसने हमला किया था, उसके बूट से एक बैकअप चाकू और एक छिपे हुए बैंडोलियर से फेंकने वाली सुइयों का एक छोटा संग्रह। अंत में स्पष्ट अनिच्छा के साथ, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने अपनी उंगली से भंडारण की अंगूठी खींची और चंद्रमा के विस्तारित हाथ में रख दी। मून ने प्रत्येक आइटम को प्राप्त करते ही उस पर मूल्यांकन सक्रिय कर दिया। उसके कौशल ने तुरंत उनके गुणों को प्रकट कर दिया। कवच ठोस बी रैंक गियर था, कुछ भी असाधारण नहीं था, लेकिन अच्छी तरह से बनाए रखा गया था। फेंकने वाली सुइयों पर उचित गुणवत्ता के लकवा मारने वाले जहर का लेप लगाया गया था। बैकअप चाकू अचूक था, लेकिन मुख्य खंजर। मून ने अधिक बारीकी से जांच करने के लिए इसे उठाया। वास्तविक प्रशंसा उसकी अभिव्यक्ति में प्रवेश कर रही थी। हत्यारे का नुकीला आदेश प्रथम, रैंक B+, स्थायित्व 94/100, विवरण घातक हमलों के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक मास्टरवर्क खंजर। ब्लेड असाधारण रूप से अच्छी तरह से धार रखता है और मानक हथियारों की तुलना में जहर को अधिक कुशलता से प्रवाहित कर सकता है। निहत्थे लक्ष्यों के विरुद्ध +10% क्षति, +50% जहर अनुप्रयोग और क्षमता। स्वतीक्ष्णता का जादू समय के साथ बढ़त की गुणवत्ता बनाए रखता है। बुरा नहीं है, मून ने कहा। जब उन्होंने हथियार के वजन और संतुलन का परीक्षण किया तो उनकी आवाज में वास्तविक अनुमोदन था। एक शक्तिशाली B+ रैंक खंजर, निश्चित रूप से मेरे से बेहतर। उनका वर्तमान हथियार एक C रैंक खंजर है जिसे उन्होंने तब खरीदा था जब उन्होंने छिपे हुए क्षेत्र को छोड़ने के बाद अपनी पहली तनख्वाह प्राप्त की थी। इस हत्यारे का ब्लेड एक महत्वपूर्ण उन्नयन था और जहर बढ़ाने वाले गुण उसके डैगर आर्ट्स कौशल के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाते थे, भले ही वह आमतौर पर जहर या खंजर का उपयोग नहीं करता था। हत्यारे ने अपने बेशकीमती हथियार को भारी नुकसान की अभिव्यक्ति के साथ हाथ बदलते देखा, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उनका जीवन किसी भी उपकरण से अधिक मूल्यवान था, चाहे वह कितना भी मूल्यवान क्यों न हो। आप अब जा सकते हैं, मून ने लापरवाही से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। हत्यारे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने अच्छे हाथ से शांत करने वाली कलाकृति को उठाया, बटन दबाकर उसे निष्क्रिय कर दिया और जितनी जल्दी उसकी घायल अवस्था अनुमति दे सकती थी, कमरे से भागने के लिए मुड़ गया। लेकिन इससे पहले कि उसका कामकाजी हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंच पाता, गड़गड़ाहट, एक जोरदार वार उसके सिर के पीछे लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। हत्यारे का शरीर निढाल होकर फर्श पर ढेर होकर गिर गया। चंद्रमा ने हल्के संतोष के भाव से अचेतन शरीर की ओर देखा। उसने हत्यारे को कॉलर के पीछे से पकड़ लिया और दरवाजे की ओर खींच लिया।
मून ने दरवाजा खोला और जल्द ही मुख्य रिसेप्शन में कदम रखा। अभी भी बेहोश बहिष्कृत व्यक्ति को सामान के एक असुविधाजनक टुकड़े की तरह अपने पीछे खींच रहा था। वह तुरंत ध्यान का केंद्र बन गया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। सराय के आम क्षेत्र में कई संरक्षक थे, व्यापारी, जागरूक यात्री, जो सभी अपने सामने उभर रहे दृश्य को घूरने लगे। स्तब्ध सन्नाटा छा गया। पिछले कुछ हफ्तों में आउटकास्ट का चेहरा पूरे रॉकेट बेस में व्यापक रूप से जाना जाने लगा था। हर चौकी और गार्ड स्टेशन पर उनकी समानता वाले वांटेड पोस्टर चिपकाए गए थे। हर कोई उससे बचना, अधिकारियों को देखे जाने की सूचना देना, सामना करने के बजाय भाग जाना जानता था। वह एक ए रैंक हत्यारा था जो वर्षों तक पकड़ से बचता रहा और शवों को छोड़ गया। और फिर भी यहाँ कोई युवक लापरवाही से उस निर्वासित व्यक्ति के शरीर को फर्श पर घसीट रहा था जैसे कि वह एक हल्की झुंझलाहट से ज्यादा कुछ नहीं था। युवक को कोई चोट भी नहीं आई, कोई खून नहीं, कोई फटे कपड़े नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं जो एक ए रैंक हत्यारे को पकड़ने के साथ होना चाहिए। अरे क्या वह बच्चा वही नहीं है जिसे खूबसूरत लड़की यहाँ लाई थी? सराय के संरक्षकों में से एक ने तुरंत अपने साथी को फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्तब्ध सन्नाटे में अभी भी सुनाई दे रही थी। उसके दोस्त ने जोर से सिर हिलाया। उसका सिर ऐसे हिल रहा था जैसे मुर्गी दाना चुग रही हो। हाँ, यह वही है। वह ए रैंक आउटकास्ट को इतनी आसानी से पकड़ने में कामयाब रहा। वह घायल भी नहीं दिखता, एक खरोंच तक नहीं। एक तीसरे संरक्षक की आंखें अचानक एहसास से चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज में उत्साहपूर्ण निश्चितता थी। वह एक एस रैंकर हो सकता है, बिल्कुल उस महिला की तरह। क्या आपको लगता है कि उन्होंने बहिष्कृत को लुभाने और उसे पकड़ने के लिए पूरी अचेतन हरकत की थी? यह सिद्धांत एकत्रित भीड़ में जंगल की आग की तरह फैल गया। यह बहुत मायने रखता है। जाल के भीतर एक जाल, शानदार। उन्होंने दिखावा किया कि वह हत्यारे को बाहर निकालने में असहाय थे, फिर उसे आसानी से पकड़ लिया। अध्याय 217। अच्छा इनाम, गोल्डन टिकट बोनस 4-5। स्पष्टीकरण सुनने वाले सभी लोगों ने सिर हिलाया और आश्वस्त हो गए कि उन्होंने सच्चाई उजागर कर दी है। उन्होंने मून और सेलीम के बारे में उनकी कथित विस्तृत रणनीतिक योजना के प्रति गहरे सम्मान के साथ शुरुआत की। वास्तव में एस रैंक जागने वाले दूसरे स्तर पर हैं, एक व्यापारी ने आत्महीन आश्चर्य में अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। वे चीजों के बारे में बहुत गहरे स्तर पर सोचते हैं, जबकि हम केवल हिमशैल का टिप देखते हैं। बिना किसी ठोस सबूत या जो कुछ हुआ था उसकी वास्तविक समझ के बिना किए जा रहे विभिन्न दावों को सुनकर मून का मुंह हिल गया। मैं सचमुच अभी सो रहा था, मून ने मनोरंजन करते हुए सोचा। कोई प्रतिभाशाली योजना नहीं थी, फिर भी उसने उनकी समझ को स्पष्ट करने या सही करने की पर्याप्त परवाह नहीं की। जो कुछ भी उन्हें स्थिति के बारे में बेहतर महसूस कराता है, उन्हें उस पर विश्वास करने दें। पकड़े जाने की बात बेस के आंतरिक संचार नेटवर्क में तेजी से फैल गई। कुछ ही मिनटों में एक लेफ्टिनेंट आया। उसकी अभिव्यक्ति में सम्मान और उत्साह का मिश्रण था। वह व्यक्ति अधेड़ उम्र का था। उसकी वर्दी पर बेस के सुरक्षा बलों का प्रतीक चिन्ह था। वह सीधा खड़ा था, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था, लेकिन अहंकार से नहीं। महोदय, लेफ्टिनेंट सम्मानजनक सलामी के साथ उनके पास आया। रॉकेटर बेस के सुरक्षा बलों की ओर से, मैं इस खतरनाक निर्वासित को पकड़ने में आपकी अविश्वसनीय सेवा के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने व्यवस्था बहाल कर दी है और न्याय दिलाया है। चंद्रमा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी। बस वही कर रहा हूं जो करने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट बेहोश हत्यारे को हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ा और शव को पकड़ने के लिए नीचे पहुंचा। मून ने आसानी से हत्यारे के शरीर को लेफ्टिनेंट की पकड़ से दूर पीछे की ओर खींच लिया। लेफ्टिनेंट ने असमंजस में अपनी आंखें झपकाईं। सर, क्या कुछ गड़बड़ है? आप क्या कर रहे हो? चंद्रमा ने पूछा। उसके स्वर में हल्का अविश्वास था। मेरी इनामी कीमत कहाँ है? लेफ्टिनेंट का चेहरा तुरंत शर्मिंदगी से भर गया। ठीक है, मैं माफी मांगता हूं। मैं पकड़े जाने को लेकर बहुत उत्साहित था।
वह पिछले कुछ दिनों से हमें परेशान कर रहा था और उसकी वजह से चीजें बहुत व्यस्त हो गई थीं। उसने जल्दी से अपने स्टोरेज डिवाइस में पहुंचने से पहले अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। उसने मुद्रा से भरा हुआ एक एसोसिएशन चेक पेश किया और उसे बाहर रख दिया। इस बहिष्कृत के लिए मानक इनाम 150,000 है। मृत या जीवित? मून ने चेक की ओर देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। यह पर्याप्त नहीं है। लेफ्टिनेंट की उलझन लौट आई। सर, पोस्ट किया गया इनाम है। वह जीवित है और ठीक है। मून ने अपने पैरों पर बेहोश लेकिन सांस ले रहे रूप की ओर इशारा करते हुए बीच में कहा। जीवित इनाम की कीमत मृत लोगों से अधिक होनी चाहिए। जीवित कैदियों से पूछताछ की जा सकती है। वे अन्य निर्वासितों के बारे में खुफिया जानकारी दे सकते हैं, उनके तरीकों और संपर्कों को उजागर कर सकते हैं। एक लाश मुर्दाघर में जगह घेरती है। इससे पहले कि लेफ्टिनेंट कोई प्रतिक्रिया दे पाता, मून ने लापरवाही से हत्यारे के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। स्मैक! उठो, चंद्रमा ने आदेश दिया। हत्यारा एक तेज चीख के साथ जाग गया। उसकी आंखें खुल गईं और उसने तुरंत चंद्रमा का चेहरा अपने सामने पाया। शुद्ध पीड़ा उसकी अभिव्यक्ति में भर गई, न केवल उसकी टूटी भुजा से बल्कि उसकी स्थिति के कुचलने वाले एहसास से। तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे। मैंने किया, मून ने पूर्ण शांति के साथ उत्तर दिया। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल मासूम थी। मैंने कहा था कि आप जा सकते हैं। मैंने यह कभी नहीं बताया कि आप कैसे जाएंगे। वह रुका, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने कभी यह नहीं बताया कि मैं तुम्हें कहाँ जाने दे रहा था। क्या मैंने ऐसा किया था? हत्यारे का चेहरा क्रोध और निराशा से विकृत हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई विरोध जता पाता। गड़गड़ाहट! चंद्रमा ने एक और प्रहार से उसे फिर से बेहोश कर दिया। जब निर्वासित व्यक्ति को होश आया तो लेफ्टिनेंट तुरंत सतर्क हो गया। उसका हाथ अपने हथियार की ओर बढ़ गया, लेकिन मून ने बिना किसी प्रयास के हत्यारे को लापरवाही से फिर से बेहोश कर दिया, जिससे उसे कुछ हद तक आराम मिला। चंद्रमा वापस लेफ्टिनेंट की ओर मुड़ा और निर्वासित व्यक्ति के अब फिर से अचेतन शरीर की ओर इशारा किया। देखा, वह जीवित है और ठीक है। एक टूटे हुए हाथ को छोड़कर पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसे कोई भी चिकित्सक मिनटों में ठीक कर सकता है। हालांकि आपको वास्तव में इसके ठीक होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उससे पूछताछ की जा सकती है, उचित प्रयास किया जा सकता है और ऐसा किए बिना मूल्यवान जानकारी प्रदान की जा सकती है। उसने अपनी भुजाएं पार कर लीं। अब या तो आप मुझे सिर्फ एक लाश के बजाय एक जीवित पूछताछ योग्य कैदी को पहुंचाने के लिए उचित भुगतान करें, या मैं उसे स्वतंत्र रूप से जाने दूंगा। उसे एसोसिएशन भवन तक घसीटना मात्र 150,000 डॉलर के लिए परेशानी के लायक नहीं है। लेफ्टिनेंट का मुंह हिल गया। इतने लंबे समय तक उसकी तलाश करने के बाद इस बहिष्कृत को वापस बेस में छोड़ देने का विचार भयानक था, और जिस तरह से उससे पहले जागृति कार्य कर रही थी, उसके आधार पर यदि उसे उचित राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वह वास्तव में उसे मुक्त कर देगा। 300,000 लेफ्टिनेंट ने जल्दी से कहा, अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने के लिए पहले से ही अपने भंडारण में वापस पहुंच गया। अभी लाइव कैप्चर के लिए पूरा इनाम। चांद की मुस्कान संतुष्टि से चौड़ी हो गई। यह हुई ना बात। इसके बाद लेनदेन तेजी से पूरा हो गया। लेफ्टिनेंट ने अतिरिक्त मुद्रा पेश की, मून ने चेक पर राशि का सत्यापन किया और उसके बाद ही वह गार्डों को बेहोश हत्यारे के पास जाने की अनुमति देने के लिए पीछे हट गया, जो बैकअप के रूप में आए थे। उन्होंने तुरंत उस पर मंत्रमुग्ध दमन कफ लगा दिया, जादुई संयम जो एक जागृत व्यक्ति की शक्ति को प्रबंधनीय स्तर तक कम करने और भागने के प्रयासों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। निर्वासित को एक स्ट्रेचर पर लटकाया गया और भारी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। गार्डों के पुरस्कार लेकर चले जाने के बाद मून उस प्लाजा की ओर चलना शुरू कर दिया, जहां सेलेन और यारा हत्यारे के अनुसार बेस की खोज में अपना समय बिता रहे थे। जैसे ही वह चला, अपने मूल्यांकन कौशल से जब्त की गई भंडारण रिंग की जांच करते हुए चंद्रमा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझ पर और अधिक हमले होने चाहिए, उसने मनोरंजन करते हुए सोचा।
यह स्पष्ट रूप से काफी लाभदायक है। उनके भंडारण में 600,000 पड़े थे। यह धन की एक महत्वपूर्ण राशि थी जिसने उन्हें जागृत लोगों की बड़ी आबादी की तुलना में एक अमीर आदमी बना दिया। पता चला मून से मिलने से पहले हत्यारा अपने आपराधिक करियर में काफी सफल रहा था। कई उच्च गुणवत्ता वाली उपचार औषधियां जिनकी कीमत अन्य दसियों हजार डॉलर है। बुनियादी आपूर्ति, रस्सी, कैंपिंग गियर, संरक्षित भोजन, पानी और कुछ और वस्तुएं जिन्हें अधिकांश व्यापारिक केंद्रों में उचित मूल्य पर बेचा जा सकता है। कुल मिलाकर हत्या के प्रयास ने उसे फंसा दिया था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। एक B+ रैंक मंत्रमुग्ध खंजर, B रैंक कवच का एक सेट, विभिन्न फेंकने वाले हथियार और उपकरण, स्टोरेज रिंग से 600,000, इनाम राशि में 300,000, कुल ढुलाई अकेले मुद्रा में लगभग 10 लाख, साथ ही उपकरण और अन्य विविध वस्तुएं। लगभग कुछ मिनटों के प्रयास के लिए चंद्रमा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे आश्चर्य है कि अब अन्य कौन से अवसर सामने आएंगे। अध्याय 218 एक जानवर को वश में करने वाली कक्षा की नकल करने की तैयारी। गोल्डन टिकट बोनस 5-5। मून को सेलीन और यारा को बाहर घूमते और एक साथ समय का आनंद लेते हुए देखने में देर नहीं लगी। वे उससे मिलकर आश्चर्यचकित रह गए और उसे यह बताने के बाद कि क्या हुआ सेलीन और यारा दोनों ने उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगी जब एक बहिष्कृत व्यक्ति बेस पर घूम रहा था। सेलीन और यारा समय समय पर माफी मांगते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर मून सही समय पर जागने में विफल रहता तो उनकी गलती के गंभीर परिणाम हो सकते थे। आखिरकार मून के जोर देने पर वे रुक गए, हालांकि मून अभी भी देख सकते थे कि वे क्षमाप्रार्थी हैं। सेलीन और यारा ने समझाया कि क्या हुआ था जब से उन्होंने उसे मंडप में लेटे हुए देखा था, अंत तक जहां वे उससे एक बार फिर मिले थे। उस समय मून को यकीन था कि हत्यारा वास्तव में एक यादृच्छिक बहिष्कृत था, कोई संदेश देने के लिए भेजा गया हत्यारा नहीं था। जैसे ही वे मिराज को पकड़ने के लिए सराय की ओर लौटे, मून ने सेलिन से कहा, तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप चढ़ने जा रहे हैं? आपको अपने कार्यों के साथ लगभग तैयार रहना चाहिए। आपका सबसे कठिन कार्य मूल रूप से रास्ते से बाहर है। सेलीन एक पल के लिए उलझन में दिखी और अंततः अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं इस सप्ताह के भीतर चढ़ने की योजना बना रही हूँ। दूसरे अभयारण्य में प्रवेश करने से पहले मुझे कुछ चीजों को सुलझाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यह पहले अभयारण्य जितना आसान नहीं है। इसके अलावा मुझे यारा को घर बसाने में मदद करनी है और उसे मेरे साथ किसी भी समस्या के बिना पृथ्वी पर आने के लिए कुछ कागजी कार्रवाई करनी है। हालांकि मुझे उसे अपने जानवर के रूप में रखना होगा, जो घृणित है, लेकिन हमें ऐसा करना होगा। यारा ने अपना सिर हिलाया। यह ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ जानवर जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। यह सिर्फ सिस्टम के साथ व्यवहार है जो ठीक है। सेलीन ने यारा के मुलायम बालों को सहलाते हुए अपना सिर हिलाया। सराय के अस्तबल में वापस मून ने मिराज के साथ लगभग 10 मिनट बिताए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका साथी समझे कि वह ठीक है और ठीक हो गया है। लूनारिस द्वीप पर उनके समय के दौरान उनके बीच का बंधन काफी मजबूत हो गया था और चंद्रमा को सचेत और गतिशील देखकर मिराज की स्पष्ट राहत लगभग दिल को छू लेने वाली थी। बाद में उस शाम वे तीनों सराय के अंदर अपने बुक किए गए कमरों में से एक में एकत्र हुए। सही अवसर को भांपते हुए मून ने अपनी तात्कालिक चिंताओं का समाधान करने का निर्णय लिया। सेलीन, मुझे अपने कार्यों में आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे और अधिक एस रैंक जानवर कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन मुझे उनमें से बहुत सारे की आवश्यकता है। जितना अधिक बेहतर होगा। क्या आप उन जगहों को देखने में मेरी मदद कर सकते हैं जहां ऐसे जानवरों के होने की अफवाह है? भले ही यह खतरनाक हो, चंद्रमा ने सेलीन और यारा के साथ सभा में बैठते हुए पूछा, क्योंकि रात अभी भी छोटी थी। सेलीन ने संकोच नहीं किया। बेशक, जब हम पृथ्वी पर वापस आएंगे तो मैं आसपास पूछूंगा।
मैं कुछ सूचना दलालों और अनुभवी जागृतिकर्ताओं को जानता हूं जो आपको एक अच्छे शिकार के मैदान की ओर संकेत करने में सक्षम होंगे जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। धन्यवाद, चंद्रमा ने ईमानदारी से कहा। अपनी प्रमुख चिंताओं में से एक के समाधान के साथ मून को लगा कि कुछ तनाव उसके कंधों से निकल गया है। उसने मानसिक रूप से अपनी स्थिति खोली, अपने शेष कार्यों की जांच की, अकेले एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारें। 3/50 5 असामान्य दुर्लभ या उच्च रैंक वाले कौशलों को कॉपी करें और समझें। 4/5 एक महान रैंक कौशल प्राप्त करें। 0/1 चंद्रमा ने सुखद आश्चर्य के साथ कार्यसूची को देखा। उन्होंने महसूस किया, विरासत के कौशल को मेरे कौशल समझ के कार्य में गिना जाता है। मैंने वास्तव में पारंपरिक अर्थों में उन कौशलों की नकल नहीं की, वे बस प्रदान किए गए थे। लेकिन किसी तरह यह अभी भी गिना गया। उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, फिर सिर हिलाया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्य बिंदु कौशल को समझना है। वास्तव में यह समझना है कि यह कैसे काम करता है और इसे अपना बनाना है। अधिग्रहण का तरीका उतना मायने नहीं रखता जितना महारत हासिल करने का अंतिम परिणाम। यह एक तरह से समझ में आया। मून का मन उस हत्यारे की ओर गया जिसे उसने पहले हराया था। उस व्यक्ति के पास डैगर आर्ट्स का अधिक परिष्कृत संस्करण था। उसकी तकनीक चंद्रमा से बेहतर थी, भले ही उसके भौतिक गुण मेल नहीं खा सकते थे। आमतौर पर चंद्रमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे कौशल की नकल की होगी, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं चुना क्योंकि वह कुछ और उपयोगी चाहता था। उनकी योजना सीधी थी, बेस में एक बीस्ट मास्टर या समान वर्ग धारक को ढूंढें और उनकी कक्षा की प्रतिलिपि बनाएं। बीस्ट मास्टर क्लास बिल्कुल सामान्य नहीं थी, लेकिन बहुत दुर्लभ भी नहीं थी। यदि वह किसी जानवर को वश में करने या उसके साथ संबंध बनाने का कौशल हासिल कर सके तो यह एक साथ कई समस्याओं का समाधान कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय आने पर यह उन्हें दूसरे अभयारण्य में एक साथ चढ़ने देगा। इस तरह के कौशल के बिना मिराज को चंद्रमा के विकसित होने पर पहले अभयारण्य में रहना होगा, जो अस्वीकार्य था, या उसे चंद्रमा से दूर किसी भी यादृच्छिक स्थान पर रखने के लिए सिस्टम के अधिकार क्षेत्र में चढ़ना और गिरना। वे एक साथ लड़े, एक साथ बड़े हुए, लगभग एक साथ मरे। मून अपने साथी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि सिस्टम ने उसे साथ लाना असुविधाजनक बना दिया था। जहां तक उपचारकर्ताओं की बात है, वे हर आधार पर मौजूद थे, जो वर्तमान में नकल करने का एक और व्यवहार्य विकल्प है। उपचार क्षमताएं सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान थीं और उनकी क्षमताओं को अच्छी तरह से पूरा करेंगी। लेजेंडरी रैंक कौशल की आवश्यकता अभी भी एक अज्ञात चुनौती के रूप में बनी हुई है। चंद्रमा के पास इसे हासिल करने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था, कोई स्पष्ट अवसर मौजूद नहीं था। लेकिन वह अभी तक विशेष रूप से चिंतित नहीं था। अभी भी समय था और वह हफ्तों या महीनों तक सक्रिय रूप से एस रैंक जानवरों का शिकार करेगा। निश्चित रूप से उस प्रक्रिया के दौरान कुछ न कुछ स्वयं प्रस्तुत होगा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, मून ने उनकी सभा से खड़े होकर कहा। मैं बेस के आसपास कुछ पूछना चाहता हूं। साथ चाहिए? सेलीन ने पेशकश की। नहीं, मैं ठीक हूं। ज्यादा देर नहीं होगी। ठीक है। मून ने खुद को सभा से माफ कर दिया और सराय से बाहर चला गया। रॉकेट बेस के शाम के माहौल में बाहर निकलने से पहले मून ने मिराज को अस्तबल से पकड़ लिया। रात होते ही आधार बदल गया था। जुड़वां चंद्रमाओं ने आकाश को निहारा, आधार को अपने चमकदार रंगों से नहलाया। जादुई रोशनी ने मुख्य मार्गों को नरम गर्म चमक से रोशन कर दिया। जागने वाले लोग प्रतिष्ठानों के बीच चले गए। दिन के कारोबार ने शाम के आराम को रास्ता दे दिया। जैसे ही मून सड़कों पर घूम रहा था, उस क्षेत्र में बीस्ट मास्टर्स या चिकित्सकों के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को खोज रहा था। उसे एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। सप्ताह के लिए शीर्ष 15 GT 5 अध्याय बड़े पैमाने पर रिलीज हिट। शीर्ष 15 GT माह का अंत 5 अध्याय बड़े पैमाने पर रिलीज हिट नहीं। अध्याय 219 नकल करने के लिए संभावित लक्ष्य।
पहले का लेफ्टिनेंट जिसने इनाम के लिए भुगतान किया था अनुभवी गार्डों के एक समूह के साथ बाहर था। वे एक शराब खाने के बाहर इकट्ठा हुए थे, हाथ में पेय लिए हुए थे और स्पष्ट रूप से जश्न मना रहे थे। निर्वासित को पकड़ने के लिए स्पष्ट रूप से एक उचित उत्सव की आवश्यकता थी और गार्ड आराम करने के बहाने का पूरा फायदा उठा रहे थे। चांद के होंठ हल्की सी मुस्कान में बदल गए। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उत्तम। गार्डों को बेस में पंजीकृत जागरणकर्ताओं के बारे में पता होगा, जिनमें बीस्ट मास्टर्स जैसे विशेषज्ञ भी शामिल हैं। वह उनकी ओर चलने लगा। उसके दृष्टिकोण ने समूह का तुरंत ध्यान आकर्षित किया। लेफ्टिनेंट ने सबसे पहले उस पर ध्यान दिया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक चौड़ी, थोड़ी मादक मुस्कान आ गई। अरे, यह एस रैंकर है, लेफ्टिनेंट ने पुकारा। लड़कों, जगह बनाओ, हमारे हीरो को ड्रिंक की जरूरत है। अन्य गार्ड तुरंत जगह बनाने के लिए इधर उधर हो गए। उनके भावों में सम्मान, जिज्ञासा और शराब और अच्छी खबर के साथ आने वाली सहज मित्रता का मिश्रण था। मून ने समूह से संपर्क किया और विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए प्रस्तावित पेय को स्वीकार कर लिया, भले ही उसने वास्तव में इसका अधिक मात्रा में सेवन करने की योजना नहीं बनाई थी। पकड़े जाने का जश्न मना रहा हूं, मैं देख रहा हूं। बिल्कुल सही, हम हैं, एक बुजुर्ग गार्ड ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। वह हरामी पिछले कुछ दिनों से हमारे जीवन को नर्क बना रहा है। आपको पता नहीं है कि उसने कागजी कार्रवाई में कितनी परेशानी पैदा की है। दूसरे ने कहा, डर का तो जिक्र ही नहीं। लोग रात में अकेले यात्रा करने से डरते थे। अधिकांश व्यापारी पूरी तरह से बेस से परहेज कर रहे थे। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। लेफ्टिनेंट ने संभवतः अपनी अपेक्षा से अधिक बल के साथ मून के कंधे पर ताली बजाई। उत्तेजना के कारण वह भूल गया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को छू रहा था जिसे वह एस रैंक का जागृत व्यक्ति मानता था। सच में यार, तुम्हें कुछ भी चाहिए, जानकारी, सिफारिशें, एहसान, बस पूछो। उस बहिष्कृत को पकड़ने के बाद मुझे भारी भरकम तनख्वाह मिली, भले ही मैंने खुद ऐसा न किया हो। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। हा। चंद्रमा की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। उत्तम शुरुआत। वास्तव में, उसने लापरवाही से कहा, जैसे कि यह विचार अभी अभी उसके मन में आया हो। मेरे पास एक प्रश्न है। क्या रॉकेट बेस में कोई बीस्ट मास्टर्स पंजीकृत है? या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वश में करने संबंधी क्षमताएं हैं? गार्डों ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। शराब के बावजूद उनके हावभाव विचारशील थे। जानवर मास्टर विशेष रूप से लेफ्टिनेंट ने एकाग्रता से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, वास्तव में वहां बूढ़ा मार्क है जो पूर्व दिशा में अस्तबल चलाता है। उसे कुछ जानवरों को वश में करने से संबंधित कक्षा मिली है। बिल्कुल उच्च रैंक वाला नहीं, लेकिन वह असली सौदागर है। वहां वह लड़की भी है, युवा गार्डों में से एक ने कहा। वह जो शिकार टीमों के साथ काम करती है? मुझे लगता है कि उसकी कक्षा बीस्ट कॉलर या एनिमल विस्परर जैसी है। हालांकि वह केवल डी रैंक है। और व्यापारी को मत भूलना, दूसरे गार्ड ने कहा। वह जो पिछले हफ्ते उन प्रशिक्षित युद्धबाजों के साथ आया था। मुझे लगता है कि उसके पास किसी प्रकार का साथी संबंध कौशल था। अगर वह अभी तक आगे नहीं बढ़ा है तो शायद वह अभी भी क्षेत्र में हो। चंद्रमा ने प्रत्येक नाम और स्थान को हटा दिया। उसका दिमाग पहले से ही उसके दृष्टिकोण की योजना बना रहा था। धन्यवाद, उसने सचमुच कहा। यही तो वही है जो मुझे जानना आवश्यक था। लेफ्टिनेंट ने आभार व्यक्त किया। कम से कम हम तो कर सकते हैं। यदि मार्क तुम्हें कोई परेशानी देता है तो बस यह उल्लेख करें कि लेफ्टिनेंट डॉसन ने तुम्हें भेजा है। वह सहयोग करेगा। गार्डों ने अपना जश्न जारी रखा और मून खुद को माफ करने से पहले कुछ मिनटों तक विनम्र बातचीत के लिए रुके। जैसे ही वह मधुशाला से दूर चला गया, पूर्वी अस्तबल की ओर बढ़ रहा था जहां यह मार्क स्पष्ट रूप से काम करता था। चंद्रमा ने अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचा। अगर मार्क वहां नहीं होता। जब वह रात में गायब हो गया तो अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए जानवर को वश में करने से संबंधित कक्षा प्राप्त करने के विचार ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसके पीछे गार्ड जश्न मनाते रहे,
इस बात से अनभिज्ञ कि उन्होंने कुछ ऐसा करने में मदद की थी जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूर्वी अस्तबल में पहुंचकर चंद्रमा को बड़े स्थिर ढांचे के निकट स्थित एक छोटा सा घर मिला। खिड़कियों से गर्म रोशनी चमक रही थी, जिससे पता चल रहा था कि देर होने के बावजूद रहने वाला अभी भी जाग रहा था। अच्छा, ऐसा प्रतीत होता है कि वह घर पर है, मून ने दरवाजे के पास आते हुए सोचा। मिराज चुपचाप उसके पीछे आ रहा था। दस्तक दस्तक। छोटे से घर के अंदर से हलचल और हरकत की आवाजें आ रही थीं। लगभग 1 मिनट के बाद दरवाजा चरमराकर खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने आया। मार्क ने चंद्रमा को निराशा से देखा। वह स्पष्ट रूप से चंद्रमा के बारे में पूरे देश में फैल रही अफवाहों के बावजूद उसे नहीं पहचान पा रहा था। इस समय तुम क्या चाहते हो, लड़के? वह आदमी भौंकने लगा, चंद्रमा से चिढ़कर, जिसने उसे शाम की दिनचर्या के दौरान बाधित किया था। लेफ्टिनेंट डावसन ने मुझे आपके पास भेजा है, मून ने समान रूप से उत्तर दिया। मुझे अपने जानवर को वश में करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। वह हाल ही में वास्तव में अनियंत्रित हो गया है। डॉसन ने कहा कि आप उसे शांत करने में मेरी मदद कर सकते हैं। उसने मिराज की ओर इशारा किया, जो उसके पास खड़ा था। मृगतृष्णा जिद्दी हो रही थी, इधर-उधर घूम रही थी और लगातार हिनहिनाने की आवाजें निकाल रही थी। निःसंदेह इसका निर्णय चंद्रमा ने किया था, जिसने उसे अनियंत्रित कार्य करने का निर्देश दिया था। अन्यथा मिराज काफी सुनहरा कुत्ता था। मून की योजना सरल और प्रभावी थी। मार्क को अपने क्लास कौशल का उपयोग करने के लिए कहें, जिससे मून को अपने क्लासलेस कौशल के माध्यम से उन्हें देखने और कॉपी करने की अनुमति मिल सके। उनकी क्षमता की खूबसूरती यह थी कि उन्हें लक्ष्य से अनुमति या जागरूकता की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केवल कक्षा को कार्रवाई में देखना था। मार्क ने व्यंग्यात्मक ढंग से व्यंग्य किया, मैं आप पर विश्वास क्यों करूंगा? यदि हर टॉम, डिक और हैरी मेरे पास यह दावा करते हुए आए कि डॉसन ने उन्हें भेजा है, तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। चंद्रमा की मुस्कान नहीं डगमगाई। इसके बजाय उसने अपनी आभा प्रकट की, दुर्भावनापूर्ण या आक्रामक तरीके से नहीं, बल्कि केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। उनके आसपास की हवा एरैंक मानकों से कहीं अधिक ऊर्जा के रूप में घनीभूत होती दिख रही थी। दबाव कुचलने या धमकी देने वाला नहीं था, क्योंकि यह मार्क पर निर्देशित नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से था। मार्क की आंखें नाटकीय रूप से चौड़ी हो गईं और उसने दरवाजे की चौखट से टकराने से पहले एक अनैच्छिक कदम पीछे की ओर उठाया। वह स्वयं कमजोर नहीं था, एक ठोस बी रैंक जागृत करता था, जिसने अपने जीवनकाल में कई ए रैंक व्यक्तियों को देखा और उनके साथ बातचीत की थी। लेकिन उसके सामने का युवक बिल्कुल कुछ और था। उसकी आभा की गुणवत्ता, उसकी शक्ति का घनत्व, यह मार्क द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग स्तर पर था। वाई आप वह आदमी हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है ना? मार्क हकलाने लगा। अचानक उसे अफवाहों के अंश याद आ गए जो उसने अपने जानवरों की देखभाल करते समय आधी अधूरी सुनी थी। एक एस रैंकर के बारे में कुछ, जिसने बहिष्कृत को पकड़ लिया था। वही जिसने उस हत्यारे को पकड़ लिया। हाँ, वह मैं हूँ, मून ने सिर हिलाकर पुष्टि की, जिससे उसकी आभा वापस अपनी सुप्त अवस्था में आ गई। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं, कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 220 कक्षा टैमर। अच्छा, ऐसा है, मार्क का पूरा व्यवहार बदल गया। उसकी चिड़चिड़ाहट की जगह सम्मान ने ले ली। पहली बार सफेद घोड़े को ठीक से देखने के लिए उसकी आंखें चंद्रमा की ओर बढ़ी और उसकी अभिव्यक्ति प्रशंसा से चमक उठी। यह आपके लिए एक शानदार दुःस्वप्न है। वास्तव में एक ठोस घोड़ा। वह बेहतर रूप से देखने के लिए अपने दरवाजे से बाहर निकला। उसकी विशेषज्ञ निगाहें मिराज के अनुपात और असर पर नजर रख रही थीं। मुझे प्राचीन अरबी घोड़े नाबोर की याद आती है।
घोड़े का वंश वास्तव में शक्तिशाली था, जो अपनी सुंदरता, पुष्टता और वफादारी के लिए जाना जाता था। आपके साथी की भी वही उपस्थिति है। मून ने मिराज के बालों को स्नेहपूर्वक रगड़कर प्रशंसा स्वीकार की। उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान तैर गई। मिराज अंदर से प्रशंसा से प्रसन्न होने के बावजूद बाहर से चिढ़कर आक्रामक रूप से हिनहिनाने लगा। ठीक है, मुझे देखने दो कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूं, मार्क ने आदरपूर्वक कहा। वह धीरे धीरे मिराज के पास पहुंचा। बिना किसी धमकी भरे तरीके से हाथ फैलाते हुए उसने अधिक गहन निरीक्षण शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी जांच जारी रखी, मिराज के शरीर के चारों ओर घूमते हुए और विभिन्न शारीरिक विशेषताओं की जांच करते हुए मार्क की अभिव्यक्ति और भी अधिक चौंकाने वाली हो गई। यह घोड़ा, यह कोई सामान्य नस्ल का नहीं है, मार्क बुदबुदाया। उसकी उंगलियां मिराज के पिछले हिस्से पर घूम रही थीं। यहाँ उसकी पूंछ जैसी संरचना है और वह मिराज की गर्दन की ओर देखते हुए करीब झुका। उसके पास गलफड़े हैं, बेहोश, लगभग अवशेषी, लेकिन वे निश्चित रूप से वहां हैं। नए सम्मान और जिज्ञासा के साथ उसकी नजर चंद्रमा पर पड़ी। यह कैसा दुःस्वप्न है, मैंने इस तरह का रूपांतरण कभी नहीं देखा। वह एक दुर्लभ नस्ल है, मून ने बिना कोई और विवरण दिए सरलता से उत्तर दिया। वह गोल्डन फिश के रक्त में स्नान के दौरान मिराज में हुए परिवर्तन के बारे में विस्तार से नहीं बताने जा रहा था। अच्छा ऐसा है, मार्क ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी रुचि स्पष्ट रूप से बढ़ गई। तब इस बड़े लड़के को शांत करना एक मानक दुःस्वप्न की तुलना में काफी कठिन होगा। जानवर जितना अधिक अनोखा और शक्तिशाली होगा, बाहरी प्रभाव के प्रति उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। उसने सांस ली, फिर थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मार्क ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और चंद्रमा ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति अपनी कक्षा कौशल को सक्रिय करना शुरू कर रहा है। परिणाम में उसका मन स्पष्ट रूप से बढ़ रहा था। मून ने तुरंत अपने स्वयं के क्लास स्लॉट कौशल को सक्रिय किया और क्लास की नकल करने की तैयारी की। क्लास स्लॉट 1/1, कक्षा टैमर, कौशल शांति बीस्ट मास्टर, अवधि 24 घंटे। मून की ग्रिम रीपर प्रतिभा स्वचालित रूप से सक्रिय हो गई, कक्षा संरचना का विश्लेषण किया और नकल की प्रक्रिया शुरू की। वह अपनी चेतना में ज्ञान का प्रवाह महसूस कर सकता था। उनकी दृष्टि में 2 अतिरिक्त कौशल विवरण सामने आए। शांति, रैंक सामान्य, प्रवीणता 0%। विवरण आपके पास अपने से कमजोर जानवरों को छूकर उन्हें शांत करने, उन्हें सहज महसूस कराने और उनकी प्राकृतिक आक्रामकता या भय को कम करने की क्षमता है। प्रभावशीलता उपयोगकर्ता और लक्ष्य के बीच शक्ति अंतर पर निर्भर करती है। बीस्ट मास्टर, रैंक असामान्य, प्रवीणता 0%। विवरण आप जानवरों के साथ अनुबंध बनाने और उन्हें अपने जानवरों को वश में करने वाले स्थान में संग्रहित करने में सक्षम हैं। आप एक समय में केवल एक ही जानवर को अनुबंधित करने में सक्षम हैं। सफल संकुचन शक्ति अंतर और संबंधित जानवर की क्षमता पर निर्भर करता है। मून ने तुरंत कौशल का मूल्यांकन किया। शांति बुनियादी लेकिन उपयोगी थी, घबराए हुए या आक्रामक जानवरों से निपटने के लिए एक सरल उपयोगिता। उनके उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान नहीं है, लेकिन यह कक्षा के साथ पैक किया गया था। बीस्ट मास्टर वह वही था जिसके लिए वह आया था। मिराज के साथ एक अनुबंध बनाने की क्षमता, एक ऐसा बंधन बनाने की क्षमता जो उन्हें एक साथ क्षेत्रों को पार करने की अनुमति देगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब वह विकसित हो तो उसका साथी दूसरे अभयारण्य में उसके साथ जा सके। केवल एक अनुबंधित जानवर की सीमा प्रतिबंधात्मक थी, लेकिन मून ने फिलहाल कई साथियों को इकट्ठा करने की योजना नहीं बनाई थी। मृगतृष्णा काफी थी। यदि उसे एक से अधिक अनुबंध की आवश्यकता थी, तो उसे यकीन था कि कौशल विकसित करने या बाद में अधिक शक्तिशाली अनुबंध की नकल करने से समस्या हल हो जाएगी। मार्क अपना हाथ फैलाकर मिराज के पास पहुंचा। उसका शांति कौशल स्पष्ट रूप से सक्रिय था। उसकी हथेली मिराज की गर्दन को छू गई और चंद्रमा ने मार्क से अपने साथी की ओर बहती मन की हल्की सी चमक देखी।
मिराज की आंखें चंद्रमा से टकराईं और उसी क्षण चंद्रमा ने अपना इरादा बता दिया और मिराज तुरंत समझ गया। मिराज के कान हिल गए और उसने धीरे धीरे अपना उपद्रव कम करना शुरू कर दिया। मार्क के स्पर्श से मिराज धीरे धीरे आराम कर रहा था, या ऐसा प्रतीत हुआ। मार्क के हाव भाव में खुशी और उत्साह दिख रहा था। वह लगभग निश्चित था कि इसे शांत करना कठिन होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक वह आराम कर रहा है, मार्क ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खुद पर गर्व महसूस करते हुए कहा। मून व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, लेकिन उसका उस आदमी को सूचित करने का कोई इरादा नहीं था। हम एक साथ बहुत कुछ कर चुके हैं। मिराज आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे वापस लौटने के लिए बस धक्का की जरूरत थी। अगले कुछ मिनटों तक मार्क ने अपना कौशल दिखाना जारी रखा, जब तक कि अंततः मिराज पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। वह वापस सामान्य हो गया है, उसमें किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी होता है तो आप मेरे पास वापस आ सकते हैं, मुझे मदद करने में खुशी होगी। ऐसे दुर्लभ घोड़े के संपर्क में आना दुर्लभ है। मून ने ध्यान से देखते हुए सिर हिलाया, क्योंकि मार्क धीरे धीरे मिराज से पीछे हटने लगा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कभी भी, मार्क ने सिर हिलाया। सराय में वापस जाते समय चंद्रमा की नजर सड़क पर थी, लेकिन उसका ध्यान आंशिक रूप से कहीं और था। उत्तम, पहली आवश्यकता कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। अभी 2 को जाना बाकी है। मून को 47 और एस रैंक जानवरों का शिकार करने और किसी तरह एक पौराणिक कौशल हासिल करने की जरूरत थी, लेकिन वह कल के लिए एक समस्या थी। अभी के लिए उसके पास वह था जिसके लिए वह आया था, और मार्क इतना समझदार नहीं था कि उसकी कक्षा को उस ग्राहक द्वारा पूरी तरह से दोहराया गया था जिसकी वह मदद करने की कोशिश कर रहा था। सराय में वापस जाते समय मून ने मिराज पर शांत करने के कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया, और जिस गति से वह कौशल को समझ रहा था वह भयावहता से कम नहीं था। चंद्रमा चौंक गया। 30 मिनट की अवधि में वह शांति कौशल को समझने के आधे रास्ते तक पहुंचने में कामयाब रहा। यह उसके द्वारा किसी कौशल में इतना अधिक सुधार करने की सबसे तेज गति थी, यहाँ तक कि उन कौशलों के साथ भी जिनका उसे कुछ प्रकार का ज्ञान था, जैसे इग्नाइट या अन्य। अध्याय 221 शांति का विकास। शांति रैंक सामान्य, प्रवीणता 66%। विवरण आपके पास अपने से कमजोर जानवरों को छूकर उन्हें शांत करने, उन्हें सहज महसूस कराने और उनकी प्राकृतिक आक्रामकता या भय को कम करने की क्षमता है। प्रभावशीलता उपयोगकर्ता और लक्ष्य के बीच शक्ति अंतर पर निर्भर करती है। 60% शांत प्रभाव। चंद्रमा आश्चर्य से प्रवीणता प्रतिशत को देखता रहा। 66%। 30 मिनट में वह लगभग 30 मिनट में कौशल में महारत हासिल करने के आधे से अधिक रास्ते पर पहुंच गया था। क्या बात है, वह मन ही मन बुदबुदाया। यह किसी भी कौशल में इतने नाटकीय अंतर से किया गया अब तक का सबसे तेज सुधार था। यहाँ तक कि उन कौशलों के साथ भी जिनके बारे में उन्हें पहले से ज्ञान था, जैसे कि इग्नाइट जो अग्नि हेरफेर की उनकी मौजूदा समझ पर आधारित था, या एलिमेंटल अटैक जो उनकी प्राकृतिक समानताओं के साथ तालमेल बिठाता था, उन्होंने कभी भी इस बेतुकी दर पर सुधार का अनुभव नहीं किया था। आमतौर पर सामान्य रैंक कौशल को 0% से 66% दक्षता तक ले जाने के लिए कम से कम घंटों के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। चंद्रमा ने इसे आधे घंटे में पूरा कर लिया था। क्या यह मिराज के बारे में मेरी समझ के कारण है? वह विभिन्न कारणों से साइकिल चलाते हुए आश्चर्यचकित हुआ। वह अपने कौशल का और अधिक अभ्यास करने के लिए लंबा रास्ता अपनाते हुए सराय की ओर चलता रहा, लेकिन उनका ध्यान आंशिक रूप से कौशल पर केंद्रित रहा, अभ्यास जारी रखा और अपनी समझ को परिष्कृत किया। जब तक चंद्रमा सराय के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने फिर से अपनी दक्षता की जांच की। शांति रैंक सामान्य, प्रवीणता 83%। विवरण आपके पास अपने से कमजोर जानवरों को छूकर उन्हें शांत करने, उन्हें सहज महसूस कराने और उनकी प्राकृतिक आक्रामकता या भय को कम करने की क्षमता है।
प्रभावशीलता उपयोगकर्ता और लक्ष्य के बीच शक्ति अंतर पर निर्भर करती है। +80% शांत प्रभाव, 83%। कुल मिलाकर 1 घंटे से भी कम समय में इतनी जल्दी कैसे सुधार हो रहा है? चंद्रमा संख्याओं को घूरते हुए आश्चर्य से बुदबुदाया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। इस गति से आज रात सोने से पहले वह पूरी तरह निपुण हो जाएगा, उस कौशल के लिए जो उसने अभी अभी ही अर्जित किया था। यदि यह त्वरित शिक्षा उसके सभी कौशलों पर लागू होती, न कि केवल शांति पर, यदि वह नई अर्जित क्षमताओं को ले सके और दिनों या हफ्तों के बजाय घंटों में उनमें महारत हासिल कर सके, फिर 50 एस रैंक जानवरों को मारना समय की बात के अलावा और कुछ नहीं था। असली बाधा उसकी क्षमता नहीं होगी, यह बस कई उच्च श्रेणी के प्राणियों को ढूंढना और उनके क्षेत्रों के बीच यात्रा करना होगा। सराय के दरवाजे पर खड़े होने के बावजूद चंद्रमा ने प्रवेश नहीं किया या मिराज को अस्तबल में नहीं ले गया, बल्कि उसने अपने साथी पर अपने कौशल का उपयोग करना जारी रखा, इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर कि वह एक ही सत्र में इस त्वरित शिक्षा को कितनी दूर तक ले जा सकता है। मिराज की अभिव्यक्ति में अत्यधिक संतुष्टि दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें संतुष्टि में आधी बंद हो गई थीं क्योंकि शांत ऊर्जा की लहरों ने उसे बहुत सांत्वना दी थी। वह स्पष्ट रूप से अपने मन और शरीर में व्याप्त शांति की अनुभूति से प्रसन्न था, स्नेह की तलाश में बिल्ली की तरह चंद्रमा के स्पर्श में झुक रहा था। सुधार की गति पहले घंटे के लिए बेतुकी थी, चौंकाने वाली तेजी के साथ 0 से 83% तक चढ़ना। लेकिन एक बार जब चंद्रमा 80 से 90% सीमा पर पहुंच गया तो चीजें और अधिक कठिन हो गईं। उच्च दक्षता स्तरों पर कौशल की जटिलताएं अधिक स्पष्ट हो गईं। बुनियादी बातें समझना आसान था, सूक्ष्मताओं में महारत हासिल करने के लिए अधिक केंद्रित ध्यान और शोधन की आवश्यकता थी। अभ्यास की एक और अवधि के बाद वह 90% तक पहुंचने में कामयाब रहा। प्रगति धीमी हो रही है, लेकिन यह ठीक है, मून ने सावधानी पूर्वक सटीकता के साथ कौशल का उपयोग जारी रखते हुए सोचा। मैं वैसे भी लगभग वही हूं। अगले 1 या 2 घंटों में मुझे इस कौशल में पूरी तरह महारत हासिल हो जाएगी। वह सही था। 1 घंटे और कुछ बदलाव की अवधि में चंद्रमा पूरी तरह से शांति कौशल में महारत हासिल करने में कामयाब रहा। रैंक सामान्य। स्तर 1 विकसित करें। विवरण आपके पास अपने से कमजोर जानवरों को छूकर उन्हें शांत करने, उन्हें सहज महसूस कराने और उनकी प्राकृतिक आक्रामकता या भय को कम करने की क्षमता है। प्रभावशीलता उपयोगकर्ता और लक्ष्य के बीच शक्ति अंतर पर निर्भर करती है। +100% शांत प्रभाव। मून ने संतुष्टि के साथ पूर्णता अधिसूचना को देखा, फिर दिखाई देने वाले इवॉल्व विकल्प पर ध्यान दिया। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। यह कौशल मिराज के लिए उपयोगी था। उनके साथी ने स्पष्ट रूप से शांत प्रभाव का आनंद लिया, और एक बार जब वे लंबी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े जो निश्चित रूप से उनके भविष्य में थी, तो मिराज के तनाव और थकान को कम करने का एक तरीका उपयोगी होगा। चंद्रमा ने विकास विकल्प का चयन किया। शांति। रैंक सामान्य। स्तर 1-2। लागत 2 जीवन। विकास की पुष्टि करें। लागत 2 जीवन। लूनारिस द्वीप पर अनगिनत हत्याओं से संचित अपने जीवन की प्रचुरता के साथ मून एक उपयोगी उपयोगिता कौशल विकसित करने में निवेश करने से बहुत खुश था। उन्होंने पुष्टि की। जैसे जैसे कौशल स्तरों पर चढ़ता गया, प्रणाली ने तेजी से बढ़ती मात्रा में जीवन का उपभोग करना शुरू कर दिया। स्तर 1-2 जीवन का उपभोग। स्तर 2 3:04 जीवन का उपभोग। स्तर 3 4:08 जीवन समाप्त। स्तर 8-9 256 जाने गई। स्तर 9-10 512 जाने गई। कुल जीवन उपभोग 1022। शेष जीवन 26,697। कौशल विकास पूरा हुआ। शांति स्तर 10 तक पहुंच गई है और असामान्य रैंक तक विकसित हो गई है। मून ने बिना किसी चिंता के अपने जीवन में 1000 से अधिक की गिरावट देखी। उसके पास अभी भी 26,000 से अधिक शेष थे, एक हास्यास्पद अधिशेष जिसे जमा करने में अधिकांश जागृति को महीनों या यहां तक कि वर्षों का समय लगेगा। विकसित कौशल का विवरण सामने आया। शांति।
रैंक असामान्य। स्तर अधिकतम। विवरण आपके पास अपने से कमजोर जानवरों को छूकर उन्हें शांत करने, उन्हें सहज महसूस कराने और उनकी प्राकृतिक आक्रामकता या भय को कम करने की क्षमता है। सूक्ष्म रूप से सहन शक्ति बढ़ाता है और प्रभावित जानवरों की थकान कम करता है। प्रभावशीलता उपयोगकर्ता और लक्ष्य के बीच शक्ति अंतर पर निर्भर करती है। प्लस 150% शांत प्रभाव। उन्नत प्रभावों को पढ़कर चंद्रमा को कौशल के विकास से सुखद संतुष्टि महसूस हुई। न केवल शांत करने की क्षमता प्लस 100% से प्लस 150% तक बढ़ गई थी, बल्कि कौशल को अतिरिक्त उपयोगिता भी प्राप्त हुई थी, सहन शक्ति में वृद्धि और थकान में कमी। वे द्वितीयक प्रभाव लंबी यात्राओं या विस्तारित युद्ध स्थितियों के दौरान अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होंगे, जहां मिराज को चरम प्रदर्शन बनाए रखने की आवश्यकता थी। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं, मून ने मिराज पर विकसित कौशल का परीक्षण करते हुए जोर से कहा। अंतर तुरंत ध्यान देने योग्य था। कौशल द्वारा बनाए गए कनेक्शन के माध्यम से चंद्रमा समझ सकता था कि मिराज की शारीरिक सहन शक्ति भी सूक्ष्म रूप से बढ़ रही थी। शांति से संतुष्ट होकर चंद्रमा ने अपना ध्यान अधिक महत्वपूर्ण कौशल की ओर लगाया, बीस्ट मास्टर। वह शुरू में पहले इसका अभ्यास करना चाहता था, लेकिन शांति पर पागल प्रगति दर ने उसे अधिक जटिल कौशल से निपटने से पहले उस सरल कौशल में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया था। समर्थन अद्भुत रहा है। अध्याय मूल्य या लंबाई को प्रभावित नहीं करता। वर्तमान रैंक शीर्ष 11। अद्यतन लक्ष्य शीर्ष 15 जीटी, मासिक, महीने का अंत 5 अध्याय बड़े पैमाने पर रिलीज, प्रगति पर। शीर्ष 10 जीटी, मासिक, माह का अंत 10 अध्याय बड़े पैमाने पर रिलीज, प्रगति पर। शीर्ष 10 कठिन होगा क्योंकि वहां कई पुराने राक्षस हैं, लेकिन वर्तमान समर्थन के साथ मुझे यकीन है कि अगर हम इसे बनाए रखते हैं तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। आप लोग अद्भुत रहे हैं। उम्मीद है कि अध्याय आपकी पसंद के अनुसार होंगे। अध्याय 222 बेहतर समझ। बीस्ट मास्टर। रैंक असामान्य। प्रवीणता 0%। विवरण आप जानवरों के साथ अनुबंध बनाने और उन्हें अपने जानवरों को वश में करने की जगह में संग्रहित करने में सक्षम हैं, एक पॉकेट आयाम जो आराम और जीविका प्रदान करता है। आप एक समय में केवल एक ही जानवर को अनुबंधित करने में सक्षम हैं। सफल संकुचन शक्ति अंतर और संबंधित जानवर की क्षमता पर निर्भर करता है। चंद्रमा ने पहली बार कौशल को सक्रिय किया। तुरंत उसे अपने और मिराज के बीच एक संबंध बनने की कोशिश का एहसास हुआ, एक अदृश्य धागे की तरह जो उनके अस्तित्व को एक साथ जोड़ने के लिए बढ़ रहा है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह अनुभूति अजीब और आश्चर्यजनक रूप से अंतरंग थी। वह कौशल की संरचना को महसूस कर सकता था, एक प्रस्तावित बंधन, एक प्रस्तावित साझेदारी जिसे मजबूत करने के लिए पारस्परिक स्वीकृति की आवश्यकता थी। इसे स्वीकार करो, दोस्त, मून ने मिराज के अयाल को धीरे से रगड़ते हुए धीरे से कहा। मिराज को 2 बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। दुःस्वप्न की स्वीकृति तुरंत आ गई। जैसे ही दोनों पक्षों ने अपनी सहमति की पुष्टि की, बांड सफलतापूर्वक बनाया गया। अनुबंध पूरा होते ही मून थोड़ा हांफने लगा। वह अचानक मिराज को बेहतर ढंग से समझ सकता था, शब्दों या स्पष्ट संचार के माध्यम से नहीं, बल्कि किसी प्रकार की साझा संवेदना और भावना के माध्यम से। वह वही महसूस कर सकता था जो मिराज ने महसूस किया था, संतुष्टि, खुशी, एक साथ समय बिताने से संतुष्टि, अपने सवार के प्रति स्नेह, उसे प्राप्त ध्यान और देखभाल से खुशी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह एक छठी इंद्रिय प्राप्त करने जैसा था जो पूरी तरह से उसके साथी की भावनात्मक और शारीरिक स्थिति के लिए समर्पित थी। और उस भावना के साथ एक सिस्टम अधिसूचना भी आई। मिराज। स्तर 25। रैंक ए। विवरण घोड़ों की सामान्य वंशावली का एक युवा घोड़ा जो अपनी असाधारण सुंदरता, पुष्टता और वफादारी के लिए जाना जाता है। एक रहस्यमय विकास के माध्यम से पंख जैसी पूंछ संरचना और अवशेषी गिल्स सहित जलीय अनुकूलन विकसित हुआ है। वाह! मैं अब मिराज के बारे में विस्तृत जानकारी देख सकता हूं, मून ने अनुबंध द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त डेटा से मंत्रमुग्ध होकर सोचा।
यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। मैं उसकी हालत पर नजर रख सकता हूँ, उसके विकास पर नजर रख सकता हूँ, उसकी क्षमताओं को एक नजर में समझ सकता हूँ। चंद्रमा को एहसास हुआ कि बंधन दोनों तरफ चला गया। मिराज उसकी भावनाओं को भी महसूस कर सकता था, उसकी संतुष्टि, उसकी स्वीकृति, अपने साथी की भलाई के लिए उसकी देखभाल। सफेद घोड़ा स्नेह और विश्वास की मुद्रा में चंद्रमा की छाती पर अपना सिर दबाते हुए धीरे से फुंफकारने लगा। मिराज के कानों के पीछे खुजलाते हुए चंद्रमा मुस्कुराया। हाँ हाँ, वे पहले भी साथी रहे हैं, साझा संघर्ष और अस्तित्व में भागीदार रहे हैं। लेकिन अब वे एक दूसरे से जुड़ गए थे, एक ऐसे अनुबंध से जुड़े हुए थे जो साधारण राइडर और माउंट को पार कर गया, जिससे कुछ गहरा हो गया। मून ने अपनी कार्य सूची की जांच की। अकेले एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर 25 प्राणियों को मारें। 3/50। 5 असामान्य दुर्लभ या उच्च रैंक वाले कौशलों को कॉपी करें और समझें। 5/5। एक महान रैंक कौशल प्राप्त करें। 0/1। उनके शांति कौशल में महारत हासिल करने के साथ आवश्यकता आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई। एक आवश्यकता नीचे 2 को जाना है। चंद्रमा को अब आत्मविश्वास महसूस हुआ। अपने नए कौशल के साथ जो उसने पिछले दिनों हासिल किया था, चंद्रमा को तैयार महसूस हुआ। शेष 47 एस रैंक प्राणियों का शिकार करने के लिए तैयार। किसी भी तरह एक महान कौशल हासिल करने के लिए तैयार, हालांकि उसके पास अभी भी उस विशेष लक्ष्य के लिए कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। विकसित होने और यह पता लगाने के लिए तैयार है कि जब वह अंततः इवोल्वर बन जाएगा तो सिस्टम उसे कौन सी कक्षा देगा। सराय के बगल में घूमने के बजाय, जहां उत्सुक दर्शक निरीक्षण कर सकते थे, चंद्रमा मिराज को अस्तबल में ले गया, एक अधिक निजी स्थान जहां केवल माउंट रखे गए थे और कम आंखें उनकी गतिविधियों को देख रही थीं। अस्तबल के मंद, जानवरों की सुगंध वाले आंतरिक भाग के अंदर चंद्रमा ने पहली बार जानवरों को वश में करने की जगह के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी इच्छा को उस अवधारणा पर केंद्रित किया जिसे बीस्टमास्टर कौशल ने उनकी समझ में प्रत्यारोपित किया था। अनुबंधित जानवरों को रखने के लिए डिजाइन किया गया एक पॉकेट आयाम उन्हें सुरक्षित और सुलभ रखते हुए आराम और जीविका प्रदान करता है। चंद्रमा की इच्छा थी कि मिराज अंतरिक्ष में प्रवेश करे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। और ऐसे ही वह गायब हो गया। एक क्षण मिराज उसके सामने खड़ा था। अगले ही पल कुछ नहीं। जहां उसका साथी खड़ा था वहां खाली हवा भरना। लेकिन मिराज वास्तव में गायब नहीं हुआ था। चंद्रमा उसे महसूस कर सकता था। अनुबंध के माध्यम से उन्होंने जो बंधन बनाया था, उसने उसके साथी के स्थान और स्थिति के बारे में लगातार जागरूकता पैदा की, और अब वह जागरूकता पूरी तरह से एक नई अनुभूति में बदल गई थी। जानवर को वश में करने की जगह किसी तरह उसके दिमाग में मौजूद थी, या शायद अधिक सटीक रूप से उसकी चेतना से जुड़ी एक आयामी जेब में मौजूद थी। यह एक अजीब एहसास था जिसे पारंपरिक शब्दों में वर्णित करना मुश्किल था। शारीरिक नहीं, बिल्कुल मानसिक भी नहीं, लेकिन बीच में कुछ। और मिराज वहां था, उस स्थान पर आराम से रह रहा था। उनके बंधन के माध्यम से चंद्रमा अपने साथी की संतुष्टि को महसूस कर सकता था। पॉकेट आयाम तंग या असुविधाजनक नहीं था। यह विशाल, शांतिपूर्ण, लगभग एक सुरक्षित आश्रय की तरह महसूस हुआ जहां मिराज बिना किसी चिंता के आराम कर सकता था। इस अनोखी अनुभूति का अनुभव करने के कुछ क्षणों के बाद मून ने मिराज से बाहर निकलने की इच्छा जताई। वास्तविकता तरंगित हो गई और अचानक उसका घोड़ा फिर से उसके सामने खड़ा हो गया, ठीक उसी स्थान पर दिखाई दे रहा था जहां से वह गायब हो गया था, जैसे कि वह कभी नहीं गया था। मिराज ने अपने अयाल को थोड़ा हिलाया। रिक्त स्थान के बीच संक्रमण के लिए अनुकूल, लेकिन अन्यथा अनुभव से पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था। अच्छा, चंद्रमा संतुष्टि से बुदबुदाया। जब विकसित होने का समय आएगा तो यह वास्तव में उपयोगी होगा। जानवरों को वश में करने की जगह ने मिराज के साथ साथ दूसरे अभयारण्य में प्रवेश करने की समस्या को सुरुचिपूर्ण ढंग से हल कर दिया। संक्रमण के दौरान मिराज को सुरक्षित रूप से रोका जा सकता था, फिर चंद्रमा द्वारा खुद को नए क्षेत्र में स्थापित करने के बाद उसे छोड़ा जा सकता था। चंद्रमा ने एक मानसिक नोट बनाया
एक बार जब वह पृथ्वी पर लौटा तो उसे वास्तव में शोध करने की जरूरत थी कि जानवरों को काबू करने वालों ने अपने बंधुआ साथियों के साथ विकास प्रक्रिया को कैसे संभाला। सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए संभवतः कुछ विशिष्ट प्रोटोकॉल या आवश्यकताएं थीं जिनके बारे में उसे पता होना चाहिए, भले ही उसके पास इसके बारे में अस्पष्ट विचार हो। हालांकि अभी के लिए मून ने मिराज को वश में करने के स्थान पर भौतिक अस्तबल में रखने का निर्णय लिया। कई लोगों ने उसे अपने शानदार सफेद घोड़े के साथ अस्तबल में प्रवेश करते देखा था। यदि उन्हीं पर्यवेक्षकों ने उसे मिराज के बिना बाहर निकलते देखा तो यह तथ्य भी कि मिराज अस्तबल में नहीं था सवाल उठाएगा। जानवर कहाँ गया था? चंद्रमा के पास प्राणियों को गायब करने की किस प्रकार की क्षमता थी? क्या उसके पास एक साधारण भंडारण रिंग से परे स्थानिक भंडारण क्षमताएं थीं? इस बारे में संदिग्ध प्रश्न। उनकी क्षमताओं को बेवजह उजागर करने की जरूरत नहीं थी। मून को पता था कि अंततः एक दिन आएगा जब उसका क्लासलेस पदनाम सामने आएगा, जब परिस्थितियों ने उसे उन क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जो किसी भी ज्ञात क्लास आर्कटाइप के साथ संरेखित नहीं थीं। वह रहस्योद्घाटन संभवतः अपरिहार्य था, लेकिन फिलहाल वह उस विशेष कार्ड को छिपाकर रखने से संतुष्ट था। यदि किसी बिंदु पर उसकी असामान्य स्थिति उजागर हो जाती तो चंद्रमा डरने या शर्मिंदा होने वाला नहीं था। जैसे ही परिणाम सामने आएंगे वह उनसे निपट लेगा, लेकिन वह अपनी लापरवाही से अपने ऐस कार्ड प्रकट नहीं करने जा रहा था जब तक कि ऐसा करने से उसे कोई बड़ा उद्देश्य प्राप्त नहीं होता या ठोस लाभ नहीं मिलता जो गोपनीयता के रणनीतिक लाभ से अधिक हो। आखिरकार सूचना नियंत्रण ही शक्ति थी। मून ने मिराज को अंतिम स्नेहपूर्ण थपथपाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका साथी अस्तबल में आराम से बैठा हो, फिर जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह सराय की ओर वापस चला उसने जिज्ञासावश अपनी बीस्टमास्टर कौशल दक्षता की जांच की। बीस्टमास्टर रैंक असामान्य, प्रवीणता 21%। विवरण आप जानवरों के साथ अनुबंध बनाने और उन्हें अपने जानवरों को वश में करने की जगह में संग्रहित करने में सक्षम हैं। एक पॉकेट आयाम जो आराम और जीविका प्रदान करता है। आप एक समय में केवल एक ही जानवर को अनुबंधित करने में सक्षम हैं। सफल संकुचन शक्ति अंतर और संबंधित जानवर की क्षमता पर निर्भर करता है। प्लस 20% सफलता दर। प्रवीणता प्रतिशत को देखते हुए चंद्रमा को अपनी त्वरित सीखने की दर पर वही परिचित झटका महसूस हुआ। 21%। पहले से मून ने अपनी दक्षता में सुधार करने की कोशिश करते हुए पहले ही कुछ बार इस कौशल का उपयोग किया था। फिर भी वह पहले से ही कौशल में महारत हासिल करने का 5वां हिस्सा था। समर्थन अद्भुत रहा है। अध्याय मूल्य या लंबाई को प्रभावित नहीं करता। वर्तमान रैंक शीर्ष 11। अद्यतन लक्ष्य शीर्ष 15 जीटी मासिक, महीने का अंत 5 अध्याय बड़े पैमाने पर रिलीज, प्रगति पर। शीर्ष 10 जीटी मासिक, माह का अंत 10 अध्याय बड़े पैमाने पर रिलीज, प्रगति पर। शीर्ष 10 कठिन होगा क्योंकि वहां कई पुराने राक्षस हैं, लेकिन वर्तमान समर्थन के साथ मुझे यकीन है कि अगर हम इसे बनाए रखते हैं तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। आप लोग अद्भुत रहे हैं। उम्मीद है कि अध्याय आपकी पसंद के अनुसार होंगे। अध्याय 223 पृथ्वी पर वापस। शांति की तरह बीस्टमास्टर कौशल खतरनाक दर से प्रगति कर रहा था, हालांकि सामान्य रैंक की क्षमता की तुलना में काफी धीमी थी। इससे समझ में आया असामान्य कौशल अधिक जटिल थे, जिनमें वास्तव में महारत हासिल करने के लिए गहरी समझ और अधिक सूक्ष्म अनुप्रयोग की आवश्यकता होती थी। लेकिन फिर भी 1 घंटे से भी कम अभ्यास से 21%, यह एक बार फिर बहुत तेज था। किसी तरह मेरी समझ पहले से काफी बेहतर है, चंद्रमा ने आश्चर्य से सिर हिलाते हुए सोचा। शुरू में उसे यकीन नहीं था कि क्या यह सिर्फ शांति कौशल था जिसे वह तेज गति से समझने में सक्षम था, लेकिन अब बीस्टमास्टर कौशल भी तेज गति से प्रगति कर रहा है। यह चंद्रमा के लिए लगभग एक प्रमाण था। यह इस बात का प्रमाण है कि किसी तरह वह चीजों को पहले की तुलना में तेजी से समझने में सक्षम था। क्या यह गोल्डन फिश का खून हो सकता है, या यह उस अजीब नदी की वजह से है? प्रश्न उसके मन में बसे हुए थे और उनका कोई निश्चित उत्तर नहीं था।
कुछ विचारों के बाद चंद्रमा ने कुछ समय के लिए उन्हें अनदेखा करने का निर्णय लिया। कारण जो भी हो, यह अच्छी बात थी। यह एक निष्क्रिय लाभ था जो समय के साथ बढ़ता गया, जिससे वह उत्तरोत्तर अधिक खतरनाक हो गया क्योंकि उसने तेज गति से अतिरिक्त क्षमताओं को जमा किया और उनमें महारत हासिल कर ली। सराय में प्रवेश करते ही चंद्रमा मुस्कुराया। पर्याप्त आराम के बाद चंद्रमा अपने कमरे में हलचल की आवाज सुनकर जाग गया। उसकी आंखें छोटी खिड़की से छनकर आ रही सुनहरी धूप में सेलीन की छाया को नहाते हुए देखने के लिए खुली। वह ड्रेसर के पास खड़ी थी, अपने बालों को अपने सामान्य जूड़े में बांध रही थी। सेलीन ने उसकी हरकत देखी और उसकी ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। ओह, आप जाग रहे हैं? सुप्रभात। मून ने सिर हिलाया और धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसका शरीर विरासत के मुकदमे की थकावट से पूरी तरह से उबर गया। हाँ, सुप्रभात। सुप्रभात, यारा ने दरवाजे के पास से अपनी उपस्थिति की घोषणा की, जहां वह स्पष्ट रूप से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। सुप्रभात, चंद्रमा ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया। समूह तरोताजा हुआ और सराय से बाहर चला गया। रॉकेट बेस से प्रस्थान करने से पहले उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने थे। उनमें से मुख्य रूप से यारा को सेलेन के पशु साथी के रूप में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह बिना किसी हमले के स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सके। बीस्ट मास्टर वर्ग के बिना जागृतिकर्ताओं को तकनीकी रूप से बुद्धिमान जानवरों को अपने साथ रखने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते प्राणी ने अपने नामित मालिक के प्रति बुद्धिमत्ता और वफादारी दोनों का प्रदर्शन किया हो और एक आधिकारिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिससे यह साबित हो कि वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं थे। यारा के साथ उन आवश्यकताओं को पूरा करना कोई समस्या नहीं थी। यह केवल समय और नौकरशाही प्रक्रिया का मामला था। पृथ्वी पर वापस जाने के लिए बेस छोड़ने से पहले चंद्रमा ने अस्तबल में गोपनीयता का एक क्षण बिताया। यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई देख नहीं रहा है, उसने अपने बीस्ट मास्टर कौशल को सक्रिय किया और मिराज को अपने जानवरों को वश में करने वाले स्थान में संग्रहित किया। सफेद घोड़ा भौतिक वास्तविकता से गायब हो गया, पॉकेट आयाम में सुरक्षित रूप से समाहित हो गया। मून ने अपनी कक्षा की अवधि की जांच की। कॉपी की गई टाइमर कक्षा समाप्त होने में 15 घंटे से अधिक समय बाकी था। उसे विश्वास था कि वह उस समय सीमा के भीतर बीस्ट मास्टर कौशल में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेगा, जिससे मार्क की कक्षा की दोबारा नकल किए बिना उसकी क्षमता स्थायी हो जाएगी। जबकि मून ने मिराज को संभाला, सेलीन और यारा ने बेस के प्रशासनिक भवन के अंदर परीक्षण जारी रखा। चूंकि यारा ने पहले कभी भी आयामी पोर्टलों का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उसका उद्भव बिंदु, वह स्थान जहां वह पृथ्वी में प्रवेश करते समय साकार होगी, पूरी तरह से अप्रत्याशित था। यारा को चौंका देने वाले जागने वालों से भरे एक यादृच्छिक स्थान पर उभरने पर तुरंत हमला होने से रोकने के लिए, जो उसे एक शत्रुतापूर्ण जानवर के रूप में समझ सकते हैं, सेलीन ने एक अवेकन एसोसिएशन के अधिकारी की मौजूदगी में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की, जो पोर्टल का उपयोग करने से पहले उसकी स्थिति को अधिकृत कर सकता था। रॉकेट बेस में सेलीन की वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ एसरैंकर सुंदरी, जिसने पूरे गार्ड बल को अपने अधीन कर लिया था, और जागृति का एक दोस्त जिसने एक खतरनाक बहिष्कृत को पकड़ लिया था, एसोसिएशन के सदस्य के समय को सुरक्षित करना और 1 घंटे के भीतर परीक्षण करना उल्लेखनीय रूप से आसान था। परीक्षा सीधी थी। यारा ने विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, सेलेन के प्रति अपने स्पष्ट सम्मान के माध्यम से अपनी वफादारी साबित की और आक्रामक प्रवृत्ति या अस्थिरता का कोई संकेत नहीं दिखाया। परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। यारा को आधिकारिक तौर पर एक पहचान बैज प्रदान किया गया था, जो सेलेन की संरक्षकता के तहत स्वामित्व वाले बुद्धिमान जानवर के रूप में उसकी पंजीकृत स्थिति को प्रदर्शित करता था। बैज उसे जागृत लोगों द्वारा हमला किए जाने से बचाएगा जो अन्यथा उसे खतरा मान सकते हैं। यारा ने तुरंत बैज को अपनी छाती पर प्रमुखता से रख लिया, जहां आक्रामक कदम उठाने से पहले यह किसी को भी दिखाई दे सके। इसके अतिरिक्त यारा को अवेकन एसोसिएशन डेटाबेस में दर्ज किया गया था। जानवर का नाम यारा, मालिक सेलीन, प्रजाति बुद्धिमान ह्यूमनॉइड, स्थिति गैर शत्रुतापूर्ण, पंजीकृत।
यदि किसी ने उसकी उपस्थिति पर सवाल उठाया तो त्वरित डेटाबेस खोज से समस्या तुरंत हल हो जाएगी। एक बार जब कागजी कार्रवाई पूरी हो गई तो समूह एक साथ आयामी पोर्टल की ओर चला गया। सेलीन ने यारा को एक थैली दी जिसमें कई हजार डॉलर थे, जो किसी भी तत्काल जरूरत या आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त थे। साथ ही उनकी पुनर्मिलन योजना पर सावधानी पूर्वक निर्देश भी दिए। सेलीन ने धैर्यपूर्वक समझाया, जब आप पृथ्वी पर उभरें तो आप जिस भी पोर्टल पर पहुंचें, वहां तैनात अवेकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से तुरंत बात करें। उन्हें अपना बैज दिखाओ, उन्हें मेरी संपर्क जानकारी दो और वे मुझे आपके स्थान के साथ कॉल करेंगे। इधर उधर मत भटको, पोर्टल क्षेत्र मत छोड़ो। बस हमारे तुम्हें लेने के लिए आने का इंतजार करो, समझे? यारा ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति में उत्साह और घबराहट का मिश्रण दिख रहा था। यह अर्थ के साथ उनका पहला अनुभव होगा, फर्स्ट सैंक्चुअरी की तरह किसी अन्य पूरी तरह से अज्ञात दुनिया में उनका पहला उद्यम होगा। इसने उसे उतना ही उत्साहित किया। वह उस दुनिया में उद्यम करने जा रही थी जहां से सेलीन और मून दोनों आए थे। लेकिन उसने चिंता को अपने दृढ़ संकल्प पर हावी नहीं होने दिया। उसने एक गहरी सांस ली और दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं समझता हूं। पोर्टल पर रुकें, हिले नहीं। उन्हें आपको बुलाने दीजिए। बिल्कुल, सेलीन ने सहमति भरी मुस्कान के साथ कहा। अंतिम तैयारी पूरी होने के साथ उन तीनों ने पोर्टल में प्रवेश किया। चंद्रमा और सेलीन एक ही पृथ्वी पक्ष पोर्टल पर एक साथ भौतिक हुए, जिसका उपयोग उन्होंने प्रथम अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए किया था। वापसी बिंदु पंजीकृत जागरणकर्ताओं के लिए प्रवेश स्थान द्वारा निर्धारित किया गया था। यारा पहली बार पोर्टल उपयोगकर्ता के रूप में पूरी तरह से कहीं और दिखाई दी। जीटी इवेंट अध्याय 224 लूनारिस से लूटी गई संपत्ति को बेचना। अमीर पृथ्वीसाइड प्लेटफॉर्म पर आते ही यारा थोड़ी लड़खड़ा गई। उसकी आंखें तुरंत अपने आसपास के बिल्कुल नए वातावरण को देखकर चौड़ी हो गईं। ऐसी सामग्रियों से बनी इमारतें जिन्हें वह नहीं पहचानती थी। कृत्रिम रोशनियां जो आग या चमकते क्रिस्टल नहीं थीं। अजीब आवाजें और गंध जिनका प्रथम अभयारण्य में कोई समकक्ष नहीं था। और जागृत करने वाले, उनमें से दर्जनों पोर्टल स्टेशन से होकर गुजर रहे हैं। एक जानवर, जल्दी करो, हमें इसकी जरूरत है। ओह रुको! पोर्टल प्लेटफॉर्म पर तैनात गार्डों में से एक ने यारा की छाती पर बैज देखते ही बीच चेतावनी रोक दी। यह एक स्वामित्व वाला जानवर है। गलत अलार्म। अन्य गार्डों ने अपनी रक्षात्मक मुद्रा से आराम करते हुए अपने हथियार नीचे कर दिए। हुलो, उसने निकटतम गार्ड को विनम्रता से संबोधित करते हुए मानवीय भाषा में स्पष्ट रूप से कहा, मुझे अपने मालिक से संपर्क करने की जरूरत है। उसका नाम सेलीन है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सामूहिक सदमे से गार्डों की आंखें फैल गईं। यह बात करता है, एक हकलाया। निश्चित रूप से मैं बात करती हूं, यारा ने कहा। घबराहट के बावजूद उसकी आवाज में आक्रोश का संकेत आ रहा था। सबसे पहले वरिष्ठ गार्ड आश्चर्य से उभरा, ठीक है। मुझे आपका बैज देखने दीजिए और हम आपके मालिक से संपर्क करेंगे। उन्होंने यारा की साख की जांच की, डेटाबेस में उसके पंजीकरण की पुष्टि की और सेलीन की संपर्क जानकारी पर कॉल किया। मैं कुछ अच्छे पैसे कमाने वाला हूं। ऐसे बुद्धिमान जानवर का मालिक होने के लिए मालिक को वास्तव में अमीर होना चाहिए। कुछ 100 रुपए की टिप कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, गार्ड ने नंबर पर कॉल करते हुए सोचा। उसके और मून के पोर्टल से बाहर आने के लगभग तुरंत बाद ही सेलीन का फोन बज उठा। उसने पहली ही घंटी में उत्तर दिया। उसकी अभिव्यक्ति उत्सुक और राहत भरी थी। हाँ, आपके पास यारा है? पुष्टि हो गई है मैडम। आपकी पंजीकृत साथी औद्योगिक जिले में पोर्टल स्टेशन 47C पर पहुंच गई है। वह सुरक्षित है और पिकअप की प्रतीक्षा कर रही है। सेलीन के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। धन्यवाद, हम तुरंत वहां पहुंचेंगे। उसने कॉल खत्म की और चंद्रमा की ओर मुड़ी। उसकी आवाज में उत्साह स्पष्ट था। वह स्टेशन 47C पर है। वह ज्यादा दूर नहीं है। हम कक्षीय पारगमन लाइनों का उपयोग करके 15 मिनट में उस तक पहुंच सकते हैं।
मून ने अपनी राहत साझा करते हुए सिर हिलाया। सबसे खराब स्थिति तब होती जब यारा कहीं दूर उभरती, लेकिन औद्योगिक जिला व्यावहारिक रूप से स्थानीय था। वे दोनों परिचित पृथ्वी पक्ष के बुनियादी ढांचे के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ते हुए निकटतम पारगमन केंद्र तक पहुंच गए। सेलिन ने अगली उपलब्ध कक्षीय लाइन के लिए टिकट बुक किए। 5 मिनट के भीतर ऑर्बिटल आ गया और वे तुरंत उसमें सवार हो गए। सेलिन के अनुमान के अनुसार वे कुछ ही समय बाद पोर्टल स्टेशन 47C पहुंचे। अलग होने से लेकर पुनर्मिलन तक की पूरी यात्रा में 20 मिनट से भी कम समय लगा। यारा ठीक उसी जगह का इंतजार कर रही थी जहां उसे रहने का निर्देश दिया गया था। पृथ्वी के शहरी वातावरण का जबरदस्त अनुभव लेते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसने सेलिन और मून को पास आते देखा तो उसके चेहरे पर स्पष्ट राहत देखी जा सकती थी। तुमने मुझे ढूंढ लिया। बेशक हमने किया, सेलिन ने गर्मजोशी से कहा। युवा युवती के कंधे को आश्वस्त करने वाला दबाव दिया। पृथ्वी पर आपका स्वागत है, यारा। मून और यारा उस गार्ड की ओर मुड़े जो यारा के बगल में खड़ा था। सेलिन ने उसे भुगतान करने के प्रयास में अपना बटुआ निकाला, लेकिन मून पहले ही ऐसा कर चुका था। इस बीच उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद, मून ने गार्ड के हाथों में $500 का बिल देते हुए कहा। गार्ड का चेहरा तुरंत चमक उठा, टिप उदार थी। धन्यवाद सर, यह मेरी खुशी और कर्तव्य था। अपने समूह के पुनर्मिलन के साथ वे चंद्रमा के आवासीय जिले की ओर वापस एक और कक्षीय परिवहन ले गए। उनका घर उस क्षेत्र में स्थित था, एक मामूली लेकिन आरामदायक संपत्ति जो उन्होंने अपनी पहली जागृति कमाई से हासिल की थी। कहीं और महंगे आवास बुक करने के बजाय वहीं रुकना उचित था। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, मून ने लापरवाही से उल्लेख किया, मुझे ट्रेडिंग सेंटर का दौरा करने की आवश्यकता है। कुछ आपूर्तियां हैं जिन्हें मैं लेना चाहता हूं और कुछ चीजें जो मुझे लूनारिस पर अपने समय से बेचनी चाहिए। सेलिन और यारा दोनों तुरंत रुचि से भर गए। हम आपके साथ आएंगे, सेलिन ने कहा। उसके स्वर से यह स्पष्ट हो गया कि यह वास्तव में कोई प्रश्न नहीं था। मून ने कंपनी से बेफिक्र होकर कंधे उचकाए। महिलाएं हमेशा खरीदारी का आनंद लेती हैं, चाहे जरूरत की चीजों के लिए या सिर्फ ब्राउजिंग के लिए, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। इसके अलावा यारा ने कभी भी पृथ्वी के बाजारों का अनुभव नहीं किया था, भले ही वह सेलेन के साथ अभयारण्य में खरीदारी करने गई थी। उनके लिए यह देखना शैक्षिक होगा कि वाणिज्य मानव समाज में कैसे काम करता है। मेरे साथ ठीक है, मून ने कहा। बस उन चीजों को हमेशा के लिए न देखें जिन्हें हम वास्तव में खरीदने नहीं जा रहे हैं। सेलिन मासूमियत से मुस्कुराई। कोई वादे नहीं, मून ने हंसते हुए कहा। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं, अपना समय लीजिए। मैं इस बीच अपनी चीजें बेचूंगा। यारा ने उत्सुकता से उनके बीच देखा। कक्षीय परिवहन उन्हें शहर के माध्यम से ले गया, चंद्रमा के घर और अंतः हलचल वाले वाणिज्यिक जिले की ओर बढ़ रहा था, जहां जागृति ने अपने खतरनाक पेशे की लूट को खरीदा, बेचा और व्यापार किया। पृथ्वी पर वापस आकर अच्छा लगा, भले ही अस्थायी रूप से, खतरे की अगली यात्रा शुरू होने से पहले। सर मून, मुझे कहना होगा कि आप मुझे आश्चर्यचकित करने में कभी असफल नहीं होते, ब्रायन ने कहा। जब उसने अपने सामने मूल्यांकन तालिका में फैले कोर की जांच की तो उसकी आंखें अनियंत्रित झटके से फैल गईं। यह वही सेल्समैन था जिसके साथ मून तब से काम कर रहा था जब उसने पहली बार विंटर बीस्ट का कोर बेचा था। एक ऐसा युवक जो मून के साथ लेन देन के बाद धीरे धीरे रैंक में ऊपर उठा था। उसने अनगिनत लेन देन संभाले थे, लेकिन फिर भी मून द्वारा इतने उच्च मूल्य वाले सामानों की लगातार डिलीवरी पर अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका। आइए पहले इन दो एस रैंक कोर पर बातचीत करें, ब्रायन ने क्रैब किंग के नीला रंग वाले कोर और ब्लैक रेवेन के ओब्सीडियन क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए सुझाव दिया। आपके प्रीमियम आइटम के लिए आधार रेखा स्थापित करने के बाद हमें बाकी चीजों से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। बातचीत आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रही। ब्रायन मून के ट्रैक रिकॉर्ड को जानता था कि वह उच्च गुणवत्ता वाले सामान वितरित करता है, और ट्रेडिंग सेंटर ने बाजार की मांग और दुर्लभता के आधार पर एस रैंक कोर मूल्य निर्धारण के लिए नीतियां स्थापित की थीं।
विशिष्ट प्रतिशतों पर कुछ इधर उधर होने के बाद और ब्रायन ने अपने प्रबंधकों के साथ इतनी बड़ी खरीदारी के लिए प्राधिकरण के बारे में परामर्श किया। वे एक समझौते पर पहुंचे। 2 एसरैंक कोर की कुल कीमत $4.5 मिलियन। जहां तक मून की बाकी सूची का सवाल है, लूनारिस द्वीप पर उनके समय के विभिन्न ए रैंक और बी रैंक कोर, साथ ही उन उपकरणों के साथ जो उन्होंने बहिष्कृत हत्यारे से जब्त किए थे, उनका संयुक्त मूल्य कुल $5.5 मिलियन था। कुल राजस्व $10 मिलियन। जीटी इवेंट वर्तमान रैंक शीर्ष 11।